नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र दादीज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री सबल बालिका शिक्षण संस्थान बोरुंदा जोधपुर में BSTC प्रथम वर्ष विषय भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत इकाई संख्या 4 संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना व उद्देश्य इसके बारे में अवगत आपको मैं करवाऊँगा। तो लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देश्य। प्रस्तावना के उद्देश्य एवं उद्देशिका। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है, और वो आदर्श जिन्हें प्रस्तावना में शब्दों के माध्यम से उल्लेखित या प्रस्तुत किया जाता है वही प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावनाओं को कैसे लाया गया इसके बारे में तो देखिए, सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्तुत की थी, जिसमें संविधान को कैसे बनाना ये प्रस्ताव एक पारित किया गया था, पारित किया जाए ये सब उन्होंने बताया। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना दी गई है, प्रस्तावना के अंतर्गत किस प्रकार से उसको समझाए गए हैं वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सर्वप्रथम देखिए, संप्रभुत्व। तो संप्रभुत्व, तो इसके अंतर्गत मैं आपको रीडिंग करके फिर बाद में उसको समझाता हूँ। देखिए, आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने की क्षमता राष्ट्रमंडल की सदस्यता ऐच्छिक है। यानी कि इसका अर्थ कि भारत देश को संप्रभुत्व संपन्न देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की आंतरिक एवं बाहरी दोनों शक्तियों के निर्णय लेने की क्षमता भारतीय राष्ट्रमंडल के पास है। अगर जिस राष्ट्रमंडल के पास आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, वो राज्य संप्रभुत्व संपन्न राज्य गणराज्य नहीं कहलाता है। उसके बाद आपके आता है दूसरा, समाजवादी। तो समाजवादी के अंतर्गत देखिए, समाज के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, जिनका उपयोग सभी के कल्याण के लिए किया जाएगा। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। तो वापस इसको मैं टैली करके आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, समाजवादी के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, यानी कि राज्य का अर्थ यहाँ पर भारत देश से लिए गए हैं कि यहाँ पर जो भी समाज है उसके ऊपर नियंत्रण हमारे भारत देश का ही होगा, अन्य कोई देश उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है। और इसके अंतर्गत जो कोई भी योजनाएं बनाई जाएगी वो समाज के कल्याण के लिए होगी, समाज के कल्याणकार की हित ही होगी। और ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अंकित किया गया है। ये इंदिरा गांधी के द्वारा समाजवादी शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़ा गया। उसके पश्चात उसके बाद में हम आगे आते हैं। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव नीति, राज्य का कोई धर्म पंथ नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता इसका अर्थ हुआ आपके सर्वधर्म समभाव, यानी कि भारत देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को माना जाता है, इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा दिया जाता है न किसी धर्म को हानि पहुँचाई जाती, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी कहलाता है। उसके तत्पश्चात उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्यों कहा जाता है? तो देखिए, भारत में शासन जनता का होगा, संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रणाली से होगा और गणतंत्र होगा, अथवा भारत सर्वोच्च पद यानी कि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति भी निर्वाचित होगा या वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ ये होता है कि जनता का यानी कि भारतीय जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वही हमारे ऊपर शासन
करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि गणतंत्र यानी कि भारत देश का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति होता है, उसकी सारी शक्तियाँ जैसे नीति कार्य करता है आपके राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति, लेकिन उसकी सारी शक्तियाँ आपके प्रधानमंत्री के पास होती हैं। लेकिन फिर भी इस पद का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव किया जाता है, नेकी वंशानुगत होता है, इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे प्रस्ताव में आता है न्याय। न्याय न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि न्याय के पहलू में देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर जो आपने पहले पढ़ा, संसाधनों के द्वारा गणराज्य नियंत्रण यानी कि सभी के कल्याण के लिए होगा। आर्थिक दृष्टि से भी न्याय की तुलना की जा सकती है, यानी कि न तो किसी गरीब न किसी अमीर, यानी कि आर्थिक दृष्टि से सभी प्रकार के पहलुओं में ध्यान में रखते हुए न्याय किया जा सकता है। और राजनीतिक दल के तौर पर भी देखा जाए तो भी न्याय की व्यवस्था की गई। उसके बाद आता है समता, प्रतिष्ठा और उपसर की, ये भी आपके इसके अंतर्गत समाज के कल्याण के बारे में अवगत करवाया जाता है। स्वतंत्रता यानी कि धर्म की उपासना, जो भी आपने पढ़ा था निरपेक्षता, यानी कि किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा दिया जाता है न ही किसी धर्म को हानि पहुंचाई जाती है। सभी व्यक्तियों को धर्म और उपासना की छूट स्वतंत्रता के अंतर्गत दी जाती है। इसी के अंतर्गत आप हमारे भारत देश में इस चीज़ से भी अवगत कराया गया है। ये जैसे आपको स्वतंत्रता के बारे में, भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में जब आपको पढ़ाऊँगा तो उसके संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए 26 नवंबर को 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने के बाद हमारे भारत देश के संविधान को अंगीकृत किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949, और अभिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया है। तो देखो, हस्ताक्षर करके अंगीकृत यानी कि अपनाया गया, अभिनियमित इसको नियम के रूप में स्थापित कर दिया गया, आत्मा अर्पित यानी कि सभी भारतीय लोगों ने इसको अपनी आत्मा के अंतर्गत उतार लिया। उसके तत्पश्चात उसके बाद में जैसे देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे भारत देश में इसको लागू कर दिया गया था। हमारे संविधान के अंतर्गत 24 जनवरी 1949 को एक अंतिम बैठक प्रस्तुत की गई थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, विचारकों की क्या राय थी, किस प्रकार से विचारकों ने अपनी राय दी थी। तो इसके अंतर्गत देखिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं N.A. पाल्की वाले के द्वारा। तो इन्होंने प्रस्तावना को किस प्रकार से बताया है, तो उन्होंने कहा है कि N.A. पाल्की वाले के द्वारा इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। यानी कि इन्होंने कहा है कि संविधान यानी कि प्रस्तावना है जो संविधान का एक परिचय पत्र है। उसके बाद एक विचारक और हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन से विचारक? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में बताते हुए कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है तथा भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में। यानी कि ये प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन, हमारे भारत देश की दीर्घकालीन एक विचारधारा है जो हमारे सपनों को संजोए रखती है। हम किस प्रकार से इसमें परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि संविधान ही संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है वो इसकी एक आत्मा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे वाद यानी कि कितनी बार संविधान के ऊपर कितनी बार वाद विवाद हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम वीरूवाड़ी संघवाद 1960 में, इस वाद में न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। पहला वाद कौन सा हुआ था? वीरूवाड़ी संघवाद 1960। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि न्यायालय ने एक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग नहीं, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया
जा सकता है। फिर इसके ऊपर एक वाद विवाद और हुआ, वो वाद हुआ दूसरा, केशवानंद भारतीय केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारतीय केरल राज्यवाद 1973 तो इसमें एक निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, इसमें ये निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना का मूल ढांचा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया सकता। यानी कि जो प्रस्तावना लिख दी गई है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपके आगे आता है तो तीसरा एक विवाद और हुआ, वो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 के अंतर्गत मैंने आपको संविधान के बारे में जब बताया था, उसके बारे में मैंने बताया था इंदिरा गांधी के बारे में, आपने अगर पढ़ा होगा अभी मैंने जस्ट इसी वीडियो के, तो इसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अभी पढ़ाया, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। वापस टेली कर लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का प्रस्तावना के अंतर्गत कोई संशोधन नहीं किया गया। अखंडता, ये 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए। उम्मीद करता हूँ सभी छात्राओं को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के बाद इसके आज के 3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको टेली करवा देता हूं। उससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं। लीजिए आज के 3 क्वेश्चन। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन, प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए हैं? प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए हैं? दूसरा क्वेश्चन, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो इस प्रकार से इस वीडियो के ये 3 क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने आंसर, अपना सुझाव इसके अंतर्गत इस वीडियो में दीजिए। मैं पुणे महेंद्र दादीज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा पसंद आया होगा। मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो सभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव इस वीडियो पर ज़रूर दें, और साथ साथ इस वीडियो को सभी छात्रों को भेजें। और आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है या क्वेश्चन के बारे में जानना है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। धन्यवाद।